हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आप लोगों को मिलाना चाह रहे हैं जिन्होंने कई बार असफलताओं का सामना किया और उनसे निरंतर लड़ते हुए ये अपने मकाम की तरफ बढ़े, जो कि था आरआरबी। और आज ये बिल्कुल सक्सेसफुली आरआरबी में एज अ जेई सिलेक्शन इनका हुआ है और इनसे इनकी जर्नी के बारे में आज हम जानेंगे और जानेंगे किस तरीके से इन्होंने एग्ज़ाम पे फोकस किया, कैसे अपने टारगेट सेट किए, क्या इनकी स्ट्रेटजी रही और क्या इनके थॉट्स थे उस टाइम कि मतलब डिटर्मिनेशन कैसा था, कंसिस्टेंसी थी या नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों। तो चलिए पहले जानते हैं हमारे गेस्ट के बारे में। ये हैं ऋषभ तिवारी जी, जो कि आरआरबी में जेई सिलेक्ट हुए हैं डिज़ाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट में। तो चलिए ऋषभ तिवारी जी की तरफ चलते हैं और जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेक इट ईजी के प्लेटफॉर्म पे सर। सो मेरा आपसे पहला प्रश्न यहाँ पर ये रहने वाला है, आप बच्चों को सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताएं, फिर हम आगे आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो ओवर टू यू सर, बताएं। मैम, मेरा नाम ऋषभ है। मैंने 2018 में ग्राफिक्स से बीटेक किया था अपना। उसके बाद रेगुलर 1 साल मैंने कोचिंग ली थी इंजीनियरिंग मास्टर से। उसके बाद लॉकडाउन आने की वजह से घर पे ही पढ़ाई चल रही थी मेरे 1-2 साल कंटिन्यू ही चल रही थी मतलब। उसके बाद थोड़ा सा मैंने स्विच किया था नॉन टेक की साइड के लिए। फिर दोबारा से यूके पीएससी के टाइम से और अभी तक मैं लगातार टेक्निकल में ही कर रहा हूँ। 3-4 साल हो चुके हैं, मतलब कंटिन्यूसली चल रहा है टेक्निकल। बस बच्चों को भी यही कहना है कि अपना छोड़ना नहीं है, लगे रहो, कभी ना कभी हो ही जाएगा। एक एग्ज़ाम के पीछे मत पढ़ो, 2-3 भरते रहो, देते रहो। ग्रेट। सो जैसे कि आप बता रहे थे ऋषभ कि 2018 में आप बीटेक पास आउट आप लोगों ने किया, मतलब आपने किया, और 18 से आप लगातार प्रिपरेशन की राह पर थे। तो मतलब लगभग अगर हम माने 7 साल आपको अभी हो चुके हैं 2025 में। सो ये एक बहुत बड़ा टाइम है, मतलब अगर देखा जाए तो, क्योंकि बच्चे काफ़ी बार हार जाते हैं, प्रिपरेशन करना छोड़ देते हैं, पर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी। तो अगेन ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि आप बता रहे थे कि कई एग्ज़ाम्स में आप मार्जिन से रह गए। एसएससी में प्री ये मतलब मल्टीपल टाइम्स मतलब इनका क्रैक हुआ है। मेंस में कुछ नंबर से रह गए। साथ ही साथ आप बता रहे थे जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर था यूके पीएससी का, उसमें भी आप कुछ मार्जिन से रह गए थे। तो मतलब इनके जो कोशिश थी लगातार चलती रही। ऐसा नहीं है कि इनको एक एग्ज़ाम में अगर फेलियर मिल गया तो इन्होंने आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो अपने आप में सर ये कमेंडेबल है देखा जाए तो, क्योंकि कंसिस्टेंसी किसी भी एग्ज़ाम में एज अ की हम लोग कंसिडर करते हैं। मेरा दूसरा सवाल ऋषभ यहाँ पर ये रहेगा आपसे कि आपने मतलब जो आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहा है पढ़ाई को लेकर, मतलब किस तरीके से आपने पढ़ाई की, किस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को आगे लेके गए इस सिलेक्शन की ओर, तो हम उस स्ट्रैटेजी को जानेंगे जो आपने यूज़ की इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सर। स्टार्टिंग में मैम मैं नोट्स तो पूरे ही थे मेरे पास स्टार्टिंग से ही। पहले मैंने नोट्स पूरे कर लिए थे टेक्निकल के, पर मैं स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट वगैरह कुछ नहीं देता था। मुझे ऐसा लगता था नोट्स पढ़ दिया, सारा कुछ मैंने पढ़ा हुआ है, कोई मेरे से पूछता भी था तो मैं सब कुछ कर लेता था। एग्ज़ाम होता था, वो जो गलती घर पे करनी थी वो सीधे कहाँ पे होती थी, एग्ज़ाम के अंदर जाके। छोटे छोटे 1 सवाल 2 सवाल छोटे मोटी गलती नहीं हो रही थी, सीधा 20-25 ही हो रही थी, पर मैं सीख ही नहीं रहा था उससे। 1 साल 2 साल हुआ। फिर बहुत लेटर जो अब जाके मेरा ये है कि मैं पढ़ लेता था, पढ़ा हुआ मैंने था ही। मैं आधा घंटा पढ़ता था, 1 घंटा सवाल लगाए, और मेन इतने टाइम तक करने के बाद रेंगते फिरते पहुंचने एग्ज़ाम के लिए। तो ये था कि दिमाग को थोड़ा स्टेबल रखना, बस और कुछ नहीं है। बाकी चल ही रही है तैयारी, आज भी चल रही है, आज भी पढ़ ही लेता हूँ थोड़ा बहुत। एक बार अगर पढ़ने की तरफ चला गया ध्यान, तो खाली भी बैठा इंसान तभी पढ़ने की तरफ ही जाएगा, इधर उधर नहीं भागेगा। ग्रेट, गुड टू हियर दिस ऋषभ। सो ये मेरी बाकी बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी बच्चों, देखिए समटाइम्स ऐसा होता है एक बच्चा है जो पूरे दिन पढ़ रहा है, घर वाले बोल रहे हैं बच्चा क्या कर रहा है, अरे ये तो पूरे दिन पढ़ता रहता है, पता नहीं इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। और एक बच्चा है वो अपनी इफेक्टिवली लगभग 5 से 6 घंटा दिन में पढ़ रहा है, बाकी सब चीज़ें भी कर रहा है। तो लेकिन सिलेक्शन की जब बात आती है तो सिलेक्शन होता है इस 5 से 6 घंटे पढ़ने वाले बच्चे का, जो पूरे दिन बैठा है, उसकी पढ़ाई मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर आप इसके डीप इनसाइड कारण देखेंगे तो इनके रीज़न रहते हैं, जैसे कि अभी एक ऋषभ जी ने बताया यहाँ पर, आप पढ़ तो सब कुछ ले रहे हैं, आपको सब कुछ आता है, आप टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। एग्ज़ाम आपका टेस्ट बेस्ड रहता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहता है, एमसीक्यूज़ रहते हैं। पढ़ने को तो सबको सब कुछ आता है, पर वही है कि एट ए मोमेंट आप उसको कितना रिकॉल कर पा रहे हो, और ये बिना प्रैक्टिस के आप एग्ज़ाम जिसे कहते हैं नहीं क्रैक कर पाते। इसलिए मॉक टेस्ट जैसे कि ऋषभ ने बताया इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना आपकी पढ़ाई।
ठीक है ना। तो पढ़ाई के साथ साथ आप मॉक टेस्ट भी देते रहें ताकि सिलेक्शन आपका और ज़्यादा शॉर्ट हो पाए। तो ऋषभ, आपने जैसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमें बताई, तो क्या आप अपना स्टडी प्लान यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे बच्चों के साथ जो आप फॉलो किया करते थे जब आप प्रिपरेटरी फेज़ में थे अपने? मैम मेरे स्टडी प्लान ऐसे तो कुछ नहीं था, पर मैंने बताया प्री फेज़ में तो मैंने केवल पढ़ा बस, कोचिंग से भी पढ़ लिया, घर आके रिवीजन कुछ नहीं किया, पढ़ लिया बस, डालते गया। ऐसा था, मुझे इतनी जल्दीबाजी नहीं थी। हाँ बट ये लगता था कि अभी हो ही जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये भी बोलना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आपने बोला कि मॉक टेस्ट भी तब लगाओ, पहले पढ़ लो उसको। मॉक टेस्ट लगा के भी नहीं होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं आ रहा है पेपर में, पेपर कुछ और ही आ रहा है। कई बार बच्चे सोचते हैं मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। मॉक टेस्ट केवल इसलिए कि तुम अपना टाइमिंग एडजस्ट कर पाओ, अगर किसी एग्ज़ाम में टाइम है बस प्रैक्टिस कर पाओ। अब बाकी तो मेन पढ़ना ही है। हाँ, पढ़ने के बाद मॉक लगाना 200% ज़रूरी है, बिल्कुल, तब जाके काम आएगा। तो हमारा यही था, मतलब टेस्ट साथ साथ लगते रहें तो और ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, कंक्रीट हो जाता है आपका बेस। सो आपके हिसाब से आपके मतलब टफ सब्जेक्ट्स कौन से रहे और इजी कौन से रहे आपके लिए? मैम अगर कोई, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे लोग बोलते हैं मेरे को ये फेवरेट है, एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सबको एवरेज बना के चल लो, ना किसी को ज़्यादा पढ़ो ना किसी को कम पढ़ो, पढ़ सब कुछ लो। हाँ फेवरेट किसी को हो सकता है, किसी को मैथ्स अच्छी लगती है, किसी को कहानियाँ पढ़नी अच्छी लगती है, वो उस पर डिपेंड हो सकता है। पर फेवरेट बना के चलने से क्या होगा कि फिर तुम अपनी कमजोरियों को छोड़ के अच्छी चीज़ ही पढ़ते रहोगे। बात मुझे यही आता है, मैं इसी के पीछे भागूंगा। जो नहीं आ रहा है उसको पढ़ लो पहले, जो आ रहा है उसको तो बाद में भी करके रख लेंगे, बाद 2-3 महीने एग्ज़ाम से पहले। ग्रेट ऋषभ, गुड टू हियर दिस। कौन सी बुक्स आपने रेफ़र की अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? मैम लेटर ऑन स्टेज में तो मैंने सारी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी हैं जितनी होंगी, राइटर के, इन्वायरमेंट हो, आरसीसी हो, स्टील हो, मैंने सारे स्टील में एलेसने की भी थी एक बुक, कोई नहीं पढ़ता उसको, वो भी पढ़ ली थी मैंने। इतना डीप पढ़ के करना नहीं है, केवल एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको उठाओ और पढ़ लो। कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, अगर हम यूकेपीएससी एई की बात कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे हम आरआरबी नहीं कर पाएंगे, आरआरबी के बेसिस पे एसएससी नहीं होगा, एसएससी के बेसिस पे यूकेपीएससी नहीं होगा। पहले एग्ज़ाम बच्चों को मैं ये भी कहता भी हूँ कि फॉर्म भरने से पहले उसका सिलेबस पढ़ लो, सबसे पहले उसको छाप लो दिमाग में 1-2 हफ्ते, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो। केवल सिलेबस पढ़ो, टिक करते हुए चलो, कोई भी एग्ज़ाम अगर टारगेट करना है। ग्रेट ऋषभ, ये आपने बात बहुत अच्छी बोली कि अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी का सिलेबस उसमें नहीं चलेगा, डिफरेंट, और एसएससी का पढ़ रहे हो तो आरआरबी में नहीं चलेगा फॉर श्योर। और इसीलिए कहीं ना कहीं बच्चे मात खा जाते हैं, है ना, क्योंकि आरआरबी का सिलेबस अगर देखा जाए तो ये एसएससी से भी ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो दोनों के सिलेबस काफ़ी डिफर कर जाते हैं, इसलिए सिलेक्शन भी काफ़ी बच्चों का यहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि बच्चे को लगा है उसने एसएससी का पढ़ रखा है, आरआरबी तो मेरा हो ही जाएगा। तो ये एक गलत धारणा है जिसको आप लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल सही कहा ऋषभ जी ने कि आपको सिलेबस पहले देखना है और एग्ज़ाम फिर बाद में उसके हिसाब से भरना है बच्चों। सो ऋषभ, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी मतलब टीचर्स का क्या रोल रहा आपके इस सिलेक्शन में? मैम टीचर्स हार्डली मेरे को 4-5 टीचर याद हैं अपने। एक हमारे कॉलेज के सर थे हरिमोहन सर, उन्होंने मतलब हमें ये सिखा दिया था कि पढ़ना कैसे है। बाकी कोचिंग में तिवारी सर हैं, चौधरी सर हैं, इनसे तो लगातार मोटिवेशन मिलती रही। पढ़ तो इंसान खुद भी लेगा, पर पीछे से अगर बैक सपोर्ट बैक एंड पे है तो और भी बढ़िया है। गाइडेंस जिसको बोलते हैं वो तो चाहिए ही चाहिए, वरना अगर बिना गाइडेंस के तो क्या पता मेरे को 15 साल भी लग जाते, क्योंकि मेरी हट थी क्लियर करना है तो करना है, चाहे आज, चाहे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ नहीं आता फिर भी अगली बार दोबारा दे दूंगा पेपर, टाइम वेस्ट होगा कोई नहीं। पर थोड़ी बहुत इधर उधर से गाइडेंस लेके, बच्चे ये सोचते हैं कि हमको सब कुछ आता है ना, पहले दिन से ये सोच के रखो मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि इंसान वही सीखता है। अगर उसे ऐसा लगता है कुछ नहीं आ रहा है, सीख जाएगा जल्दी। और जो ऐसा सोचेगा मुझे आता है, ये कैसे सिखा रहा है मेरे को, इसको तो कुछ नहीं आता, पर क्या पता उसको अपना एक्सपीरियंस से इतना तो पता है ये क्वेश्चन आ सकता है। बस यही है टीचर का इम्पोर्टेंस। बाकी दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोस्तों का साथ में, अगर तुम्हारे सही 2-3 दोस्त हैं वो भी पढ़ रहे हैं, सीख जाओगे तुम भी उनके साथ पढ़ते पढ़ते। इधर उधर घूमने वाले, क्योंकि कोचिंग करने बच्चे बहुत आते हैं, पहले साल कोचिंग करी, दूसरे साल छोड़ दिया। 90% ही हैं जो सिलेक्शन ले रहे हैं, वो 10-15% रेयर है जिसने खींच लिया कंसिस्टेंसी। बस बहुत बहुत बढ़िया। ऋषभ, आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा इस जर्नी के दौरान? मैम मेरे फैमिली सपोर्ट तो ठीक था, कभी ऐसा नहीं बोला चले जाओ जॉब करने। हाँ। क्योंकि मेरे पापा खुद गवर्नमेंट में है, तो उन्होंने बोला कर लेते यार, कितना भी टाइम लगे। हाँ थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे हो जाता था, पर इतना कभी नहीं हुआ कि ना पढ़ना नहीं है।
उन्हें पता था कि पढ़ के ही होगा। बाकी तो ज़्यादा किसी की सुननी भी नहीं चाहिए, एक कान से सुनो दूसरे से बाहर। ये बहुत अच्छा बोला। ये जिसे कहते हैं बहुत बच्चों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि बहुत बच्चे चीज़ें माइंड कर जाते हैं। नहीं, माइंड तो करना ही नहीं है, तो मैं खुद के लिए करना है, दूसरे का तो सोचना ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और जो बोलते भी हैं उनको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम होता भी है। बिल्कुल सही। उनको ये भी नहीं पता कि कितना स्ट्रगल है, कैसा होना है, क्या होना है, तो सुनो और चलते बनो बस। बिल्कुल सही ऋषभ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जैसे ये सिलेक्शन आपने कहा कि एक बहुत ही प्रोलॉन्ग पीरियड के बाद आपको मिला है ना, 7 साल एक लंबा समय रहता है। हालांकि अब बच्चों के लिए नॉर्मलाइज होता दिख रहा है, क्योंकि बच्चों का सिलेक्शन 1-2 साल में तो बहुत रेयर होता है कि हो जाए। 5 साल 6 साल अप्रॉक्सीमेटली बच्चों को लग ही रहे हैं। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जैसे जो सिलेक्शन आपको अभी मिला है, अगर ये 3-4 साल पहले मिला होता, मान लीजिए आप 2018 में पास आउट हुए थे और 2020 में आपका सिलेक्शन हो जाता, तो अगर आप कंपेयर करें तो मतलब क्या फीलिंग्स रहती है आपकी? मैम फीलिंग ये है कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कोई डीप नॉलेज की तो ज़रूरत है नहीं। कई बार एग्ज़ाम लेस नॉलेज में भी आ जाएगा, कई बार ऐसा होगा डीप से डीप भी पढ़ लिया तब भी नहीं होगा। पर मेरे को ऐसा लगता है अगर कम नॉलेज में तुमने एग्ज़ाम कर लिया क्लियर, तो तुम आगे के लिए फिर बेकार हो सकते हो। तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो पहले अपने को इतना सेटिस्फाई कर लो कि एग्ज़ाम जो बना रहा है उसके सामने बैठ के मैं ये भी बता पाऊँ तूने ये गलत बनाया एग्ज़ाम। मेरे को तो ऐसा पर्सनली ये लगता है। तो किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करना है तो ये नहीं सोचना कि 2 महीने में हो जाएगा। 2 महीने में तो पढ़ा नहीं जाता, पर हाँ जिसने 2-3 साल दिए हैं वो 2 महीने में रिवीजन ज़रूर कर लेगा, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा। तो 2 साल तो मिनिमम बच्चों को देना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, खासकर टेक्निकल, वो हर एग्ज़ाम में आ रहा है। ग्रेट ऋषभ। तो मतलब फीलिंग सेम ही रहती है आपकी, आपने बोला कि मतलब तो बस हाँ इतना हाई भी नहीं इतना लो भी नहीं, बट ये है कि हाँ चलो हो गया, अब इस टाइम मुझे आता है तो मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ, जस्टिफाई कर सकता हूँ। सो बच्चों से भी मेरी यही रहेगी बच्चों, तो मतलब जल्दी सिलेक्शन लेने का मतलब ये नहीं होता कि हमें सब कुछ आ गया है। समटाइम्स ऐसा होता है किसी का लक बहुत ख़राब है, उसको आता सब कुछ है, लेकिन वही पेपर में जो चीज़ें पूछी गई हैं वो ना आती हूँ, है ना। समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि फेवरेबल पेपर आ गया तो सिलेक्शन शॉर्ट एक ही साल के अंदर हो जाए। तो दैट डजंट मीन कि इसको नॉलेज कम है और उसको ज़्यादा है, जिसका पहली बार भी हो गया उसको ज़्यादा है और जिसका नहीं हुआ उसको कम है, इसका मतलब ये नहीं है। तो ऑल इन ऑल, जैसे कि ऋषभ ने कहा, आपके अंदर अगर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप एग्जामिनर के सामने बैठ के भी बोल पाओ कि नहीं सर आपने ये वाला क्वेश्चन गलत आंसर दिया है या बनाया है, तो वो एक जिसे कहते हैं क्राइटेरिया आपके अंदर होना चाहिए। सो बहुत अच्छा लगा ऋषभ आपसे बात करके। मतलब बच्चों के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपसे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप हमारे बच्चों के लिए? यही एडवाइस है कि पढ़ते रहो। अगर तुम्हें प्राइवेट जॉब की तरफ जाना है तो एक बार वहाँ पे जाके देख लो। तो इंसान वहाँ पे जाके ऐसा सोचता है कि मैं पढ़ लेता हूँ। आप 2 थॉट अपने दिमाग में नहीं रखने, या तो पैसे कमाना चले जाओ या तो पढ़ ही लो। और मेरे हिसाब से तो पढ़ना ज़्यादा सही है। हाँ अगर किसी की फैमिली प्रॉब्लम है तुम तब भी पढ़ सकते हो, ज़्यादा नहीं पढ़ना, 1 साल का टारगेट ले लो। 2-2 घंटे पढ़ के भी इंसान कोई भी सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। उसके 6 महीने तक तुम पेपर भरते रहो, देते रहो, कोई ना कोई निकल ही जाएगा, जहाँ तक मेरे हिसाब से। मतलब फाइनेंशियल मतलब प्रॉब्लम काफ़ी बच्चों को रहती है, वी कैन टोटली अंडरस्टैंड। वो हर किसी का अपना पर्सनल है बच्चों। तो अगर किसी की फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इतने हैं कि वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो वो जॉब के साथ भी पढ़ सकता है, फिर वो अपनी पॉसिबिलिटी और ढूंढ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिसके पास नहीं है वो कुछ ज़्यादा ही कर देगा। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो आप लोगों से भी मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, बहुत सारे आप लोगों को ऐसे गाइडेंस इंटरव्यूज़ भी मिल जाएंगे जिनमें जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने खुद बोला है कि उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा रहे हैं और उन्होंने इसी तरीके से प्रिपरेशन की अलॉन्ग विद द जॉब। वो जॉब से आने के बाद रात को 1 या 2 घंटे पढ़ा करते थे, अपना सिलेबस उन्होंने कहीं ना कहीं वहीं पे कंप्लीट किया और फिर सिलेक्शन की और अपने आप को लेके गए। तो जैसे कि अभी ऋषभ ने भी कहा कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास पाने के लिए बहुत कुछ ऑलरेडी है, तो वो मेहनत भी दुगनी करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। सो इसी के साथ ये सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं बच्चों। आशा करते हैं कि जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनका सिलेक्शन भी जल्द से जल्द हो जाए, बट मेहनत आपको अपनी पूरी रखनी पड़ेगी। डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, ये हमने बात पहले भी देखा है कि ये की रहते हैं किसी भी एक सक्सेसफुल जर्नी के। तो आई होप आप लोग भी अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़ें, इसको कंटिन्यू रखें और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यूसली पढ़ते रहें और जिसे कहते हैं अपना खूब सारा आप लोग ध्यान रखें। इसी के साथ बच्चों सेशन को यहीं एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।